हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th की फर्स्ट यूनिट है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, इसकी वन शॉर्ट वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पे जो टॉपिक लिखे हुए हैं इनका डिस्कशन हम वन बाय वन करेंगे। तो जो सबसे पहले क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन। हम देखेंगे कि जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं या केमिकल रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले दो टाइप के चेंज होते हैं, एक चेंज होता है फिजिकल, एक चेंज होता है केमिकल। तो फिजिकल चेंज किसको बोलेंगे हम, जब चेंज ऑफ स्टेट, जब केवल जो भी हमने सब्सटेंस लिया है उसकी स्टेट में चेंज हो। जैसे हमने लिया क्या, आइस, उससे किस में चेंज हुआ, वाटर में। तो यहाँ पे क्या है, आइस थी उसकी सॉलिड फॉर्म और ये वाटर है इसकी लिक्विड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ है कि बस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ है, पहले भी पानी था अब भी पानी है। तो इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। और अब बात आती है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज किस किस को बोल सकते हैं हम, जब क्या हो, एक सब्सटेंस से हमें नया सब्सटेंस मिले, मतलब एक सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन होने से हमें जो नेक्स्ट सब्सटेंस मिलेगा वो पहले वाले सब्सटेंस की बजाय अलग होगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, या तो कोरोजन होना। इनको हम किस में दिखते हैं, केमिकल चेंज में। जैसे कैसे कि जब भी हमें वुड के जलने से जो ऐश मिलेगी वो क्या होगी, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी और जो पहले वुड की प्रॉपर्टीज होंगी दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में बस जिसमें चेंज ऑफ स्टेट हुआ हो। अब हमें जो ये इक्वेशन है इसमें किन के बारे में हम पढ़ेंगे, सबका सब फिजिकल चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनके बेसिस पे केमिकल चेंजेस को हम किस किस में डिफाइन करते हैं, चेंज इन कलर, किसी गैस का इवोल्यूशन होना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि वहाँ से कोई गैस निकले, इनको हम क्या बोलेंगे। जैसे हम देखते हैं ना दूध का दही में बदलना, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो अपना दूध होता है वो किस में चेंज हो जाता है, दही में चेंज हो जाता है। तो ये भी अपना क्या हो गया, मिल्क टू कर्ड, ये भी किस में आएगा, केमिकल चेंज में। तो ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। तो केमिकल इक्वेशन को लिखने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो होती है रिएक्टेंट, एक होते हैं प्रोडक्ट। तो सबसे फर्स्ट क्या है, रिएक्टेंट, और सेकंड क्या है, प्रोडक्ट। देखो, रिएक्टेंट का मतलब क्या है कि जो चीज़ पहले रिएक्ट करेगी। प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि किन्हीं दो चीज़ों के रिएक्ट करने से जो हमें नया सब्सटेंस मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे सिंपल एग्जांपल से हम लें तो हाँ, चाय बनाते हैं हम, तो उसमें जो भी हम पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, तो वो तो क्या होंगी, रिएक्टेंट, कि जो हमने इनिशियली हमने डाला है। उसके बाद जो हमें चाय मिलेगी कि जो चाय है वो इनसे एक अलग सब्सटेंस है, इन सब से मिलके एक सब्सटेंस तैयार हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो एग्जांपल कैसे लिखेंगे हम, कि जहाँ पे वो शुगर हो गई, टी लीव्स हो गई, या तो वाटर हो गया, ये तो क्या है, रिएक्टेंट, और मिल्क भी, और यहाँ से हमें जो टी मिलेगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट। सिंपल में हम ये देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी नोटेशन कैसे होगी कि जो भी अपना रिएक्टेंट होगा वो हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और जो अपना प्रोडक्ट होगा वो हमें राइट हैंड साइड लिखना है। कैसे कि ये अपना रिएक्टेंट है और ये है अपना प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में हमने एक एरो लगानी है। तो ये तो होते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड और ये होते हैं अपने राइट हैंड साइड। तो ये होती है नोटेशन किसकी, एक केमिकल इक्वेशन की। क्या कि जो भी रिएक्टेंट होंगे वो हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखने हैं और जो प्रोडक्ट होंगे वो राइट हैंड साइड लिखने हैं। सेकंड क्या, कि जो सब्सटेंस हम पहले डालते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जो उनसे एक नया सब्सटेंस बन के आता है उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये क्या थी, अपनी केमिकल इक्वेशन। अब हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, कि मान लिया जो सिंपल सा एग्जांपल है, हमने लिया मैग्नीशियम का रिबन, उसको हमने हवा में जलाया है, तो वहाँ हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो ये इक्वेशन है वो अपनी बैलेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो 2 और 2,
तो जैसे हम मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन में जलाया तो वहाँ से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, ठीक है। अभी इसको बैलेंस मत करो, तो ये सिंपल हमने क्या लिखी है, एक केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी। अब जिसका नेक्स्ट टॉपिक है ना वो क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे या मास ऑफ एटम्स भी बोल सकते हैं हम, वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगे। अब जो हमने ये इक्वेशन लिखी है वो क्या है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कि इसमें देखो यहाँ पे Mg1 है, यहाँ पे Mg1 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो जो ये अपनी इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो जो अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम किसको बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, व्हेन नंबर ऑफ एटम्स, या तो नंबर ऑफ एटम्स या तो मास ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू मास ऑफ, या तो नंबर ऑफ, मास लिख लो, या तो नंबर ऑफ एटम्स। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो मास होगा एटम्स का, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो दोनों इक्वल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे जो पहले वाली इक्वेशन हमने लिखी थी क्या, कि मैग्नीशियम को जब हमने ऑक्सीजन में जलाया तो वहाँ से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हुई 2 Mg। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और जो मास ऑफ एटम्स है वो भी सेम है, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ से इनसे ही निकल के आता है एक क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, nor be destroyed in a chemical reaction। कि मास ना तो बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, जैसा मास हमने पहले लिया था वैसा मास अपना बाद में भी होना चाहिए, मतलब अपनी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब ये गिवन इक्वेशन है आपके एनसीईआरटी की बुक में। अब हम देखते हैं कि इसकी बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे। तो यहाँ से अपना जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। क्या है, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। की कोई भी केमिकल इक्वेशन हमें गिवन है तो हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो पहले अपन लिख लेते हैं इसको, Fe प्लस में H2O, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Fe3O4 प्लस में H2। अब यहाँ से देखो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स हमें यहाँ पे गिवन है या जो भी हमें कंपाउंड यहाँ पे गिवन है उसको हमने बॉक्सेस में बंद करना है। ऐसा क्यों होता है कि हमें इसको बॉक्सेस में बंद करना होता है, क्योंकि हम इसकी किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो गिवन नंबर ऑफ एटम्स है पहले से ही हम इनमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। एटम्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो भी मल्टीप्लाई होगी कॉन्स्टेंट की वो इनके यहाँ पे आगे होगी, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जो अपना फर्स्ट स्टेप क्या है, पुट दैम इनटू बॉक्सेस, क्योंकि इनमें जैसे हमने स्टार्टिंग में है वैसे अपने लास्ट में भी होना चाहिए, हमने इनमें कोई भी चेंज नहीं लेके आना है। फर्स्ट स्टेप आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी पहले एटम्स हमने लिए हैं बाद में भी वही होने चाहिए, हमें उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं लेके आना है। डिफरेंस होगा तो क्या, इनके आगे कोई भी कॉन्स्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप तो अपना ये था। अब सेकेंड स्टेप में देखो हमें बनानी है एक टेबल। टेबल में हम क्या लिखेंगे, पहले तो एलिमेंट्स कौन से हैं इसमें, उसके बाद रिएक्टेंट में कौन से हैं, देन प्रोडक्ट में कौन से हैं, कितनी कितनी अमाउंट है उनकी। एलिमेंट्स तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले एलिमेंट है कौन सा, Fe, देन कौन सा है हाइड्रोजन,
देन है ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे ही वहाँ पे भी है। अब हमें लिखनी है इनकी अमाउंट, तो रिएक्टेंट साइड में इसकी अमाउंट कितनी है 1, प्रोडक्ट साइड में इसकी अमाउंट कितनी है 3, हाइड्रोजन की अमाउंट यहाँ पे है 2 और हाइड्रोजन की अमाउंट है वहाँ पे 2 और ऑक्सीजन की अमाउंट है यहाँ पे 1 और वहाँ पे 4। तो अब हमने ऐसे लिख लेना है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो भी मैक्सिमम नंबर में एटम प्रेजेंट होगा हमें उसको निकालना है। तो यहाँ से देखो मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा है ऑक्सीजन, तो हम ऑक्सीजन को निकालेंगे। ऑक्सीजन को पहले लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जहाँ पे भी ऑक्सीजन है वहाँ हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो अब अपनी जो नेक्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे क्या लिखेंगे Fe। इनको बॉक्सेस से नहीं निकालना क्योंकि इनमें हमने कोई भी चेंज नहीं लेके आना है। Fe3O4 प्लस में H2। अब देखो इनमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया है। चेंज कहाँ किया कि जहाँ भी रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन है वहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऑक्सीजन है अपनी यहाँ, तो यहाँ हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। अब ये था अपना स्टेप सेकंड, इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड में भी क्या होगा, हम ऐसे ही एलिमेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। अब इनकी अमाउंट देखेंगे। अमाउंट देखो Fe की 1 है 3 है, हाइड्रोजन की चेंज हो गई है 4 2 जा 8। अब जो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन की अमाउंट है वो 8 हो चुकी है और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी है 2 ही है और ऑक्सीजन की अमाउंट है, दोनों साइड अपनी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब वापस से वही काम है, जो अनबैलेंस्ड एटम्स हैं अपने उनमें से हमने ये डिसाइड करना है कि मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा एटम है। तो ये दोनों 8 and 2 ये 3 है, तो मैक्सिमम कौन सा हुआ ये, तो मैक्सिमम इज दिस। तो यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई, ताकि दोनों साइड ही क्या हो जाए 4 4। तो ये तो अपने किसकी इक्वेशन थी सेकंड स्टेप की। अब थर्ड स्टेप में देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, Fe प्लस में यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद है Fe3O4, हाँ यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज कहाँ हुआ है कि प्रोडक्ट साइड में जहाँ भी अपनी हाइड्रोजन है वहाँ हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4H2। तो ये किसकी इक्वेशन है अपनी थर्ड स्टेप की। अब हम चलते हैं किस पे, स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में भी हम ऐसे ही आइटम्स लिखेंगे। तो ये भी 8 हो चुके हैं, देखो इस इक्वेशन से। हाइड्रोजन कितने हैं साइड 4 2 जा 8 और उस साइड भी 4 2 जा 8। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। बात किसकी है अब आयरन की। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो जहाँ पे भी आयरन होगा वहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कहाँ रखें, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये बैलेंस हो चुके हैं। तो अब जो अपनी इक्वेशन है जहाँ पे भी Fe होगा वहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो फोर्थ स्टेप की इक्वेशन कि जहाँ पे भी Fe है वहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करनी है। 3Fe प्लस में 4H2O, तो यहाँ से हमें मिलेगा Fe3O4 और साथ में 4H2, ठीक है। ये अपनी आई क्या फाइनल इक्वेशन। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है या नहीं। अब देखो Fe यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट साइड में Fe कितने हैं 3, यहाँ पे भी कितने हैं 3। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 जा 8 और वहाँ पे भी 4 2 जा 8। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है और वहाँ पे भी 4 है। तो 10 अपनी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। तो ऐसे हमें स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन को अपनी बैलेंस करना। आपको बिल्कुल अच्छे से लिख के दिखाना। स्टेप 1 के एलिमेंट क्या क्या है, देन स्टेप 2 के एलिमेंट क्या क्या है, उसके बाद जिससे उनकी मल्टीप्लाई होगी उसको शो करना है। बस ध्यान क्या देना है कि जो भी मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा हमें स्टार्टिंग उससे करनी है। ये हो गया। अब जो अपना लास्ट स्टेप बचता है, देखो अब हमने बॉक्सेस में क्यों बंद किया था, यहाँ पे Fe था, यहाँ पे Fe है, H2O था, H2O है, Fe3O4 था, यही H2। चेंज हुआ तो कहा कि इनके आगे कोई ना कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुई है। अब ये तो था ना। अब नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल लास्ट स्टेप क्या होता है, इनकी जो सिंबल्स होते हैं मतलब ये किस स्टेट में प्रेजेंट है वो लिखना। तो जो अपना Fe होता है वो किस में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में। जो अपना H2O है वो किस में, गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट मतलब कि जो भी हमने यहाँ पे H2O लिया वो किसकी फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में है। Fe3O4 सॉलिड फॉर्म और जो अपना H2 है वो भी किस में होगा, गैसियस फॉर्म। तो ऐसे हम किसी भी गिवन इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी इक्वेशन भी बैलेंस हो चुकी। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे। देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन।
इनके नाम से ही चलेंगे। कम्बिनेशन, कम्बिनेशन मतलब कुछ ना कुछ चीज़ आपस में कंबाइन हुई होगी। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, जब या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट हैं वो कंबाइन होके हमें सिंगल प्रोडक्ट देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, कि जो रिएक्टेंट होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे और जो अपना प्रोडक्ट होगा वो सिंगल होगा, देन इट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल कैसे, जो सिंपल एग्जाम्पल होता है अपना क्या, H2 + O2 से हमें क्या मिलता है, H2O। अब हमें बस इक्वेशन को बैलेंस करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है तो 2। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है तो 2। तो 2H2 + O2 इज 2H2O। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो एक से ज़्यादा है और जो प्रोडक्ट है वो हमें सिंगल मिला है। इसका जैसे और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम, CO प्लस में H2O। तो ये क्या होता है अपना क्विकलाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ से हमें मिलेगा क्या, स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जो अपने रिएक्टेंट है वो एक से ज़्यादा है और जो अपना प्रोडक्ट है वो क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एक्जोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जिन रिएक्शन से हीट हमें मिलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं, जिन रिएक्शन में हीट हमें देनी पड़ती है। कैसे, मान लिया अपना ये कोई वेजल है, ठीक है, इसमें हमने कोई भी रिएक्शन देनी है, कोई भी रिएक्शन इसमें हुई तो जहाँ से उनसे हमें हीट मिलेगी, मतलब व्हेन हीट इज इवॉल्व्ड इन रिएक्शन देन इट इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक, कि हीट हमें मिली। और सेकंड केस क्या है कि रिएक्शन को होने के लिए हमें हीट देनी पड़े, तो व्हेन हीट इज given to reaction then it is called एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये डेफिनेशन आपकी हो चुकी होगी, मैं यहाँ पे अच्छे से इनकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हेन heat is given in reaction then it is called endothermic। और exothermic when heat is released during the reaction, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक। तो यहाँ पे जो अपना ये कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट क्या है, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन से हम क्या समझेंगे कि कोई भी चीज़ है वो डिकम्पोज हुई होगी। डिकम्पोज से सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ है वो डिसोसिएट हुई होगी। तो डिकम्पोजिशन में जस्ट कॉम्बिनेशन का अपोजिट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा थे और प्रोडक्ट हमें 1 मिला था। अब इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट तो 1 होगा और प्रोडक्ट हमें 1 से ज़्यादा मिलेंगे। तो व्हेन सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स, कि जब कोई सिंगल रिएक्टेंट हम लेंगे वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल आप इसमें H2O का भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमने पहले लिया था H2 + में O2 और इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। सेकंड हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसमें क्या होगा CaO + में CO2। तो यहाँ पे क्या है, जो अपने रिएक्टेंट है वो तो सिंगल है और जो प्रोडक्ट आई हैं वो 1 से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन। इसका अपोजिट होगा, जैसे इसका एग्जांपल हम थर्ड ले सकते हैं AgCl, जो सिंपल लाइट की प्रेजेंस में भी हो जाता है,
Ag प्लस में Cl2। इक्वेशन बैलेंस होने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये थे किसके एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। क्या हुआ डिकम्पोजिशन में, सिंगल जो रिएक्टेंट हमने लिया था वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिसोसिएट हुआ है। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, 2 या 2 से ज़्यादा जो रिएक्टेंट है कंबाइन होकर उन्होंने सिंगल प्रोडक्ट हमें दिया था। तो अपनी डिकम्पोजिशन भी हुई। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट हम किसको बोलेंगे, अब भी इसके नाम से ही चलो, डिस्प्लेस मतलब कोई भी चीज़ डिस्प्लेस हुई है। अब किसी भी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट हमें करना हो तो वो इतना आसान नहीं होता। कोई भी ओल्ड चीज़ होती है अपनी, उसकी हम नई चीज़ से डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो क्यों करेंगे, क्योंकि जो पहले वाले की कैपेसिटी है वो जो नई चीज़ आएगी उसकी बजाय कम होगी। मतलब जो लास्ट में हम जो नया सामान हम लेके आएंगे उसकी जो कैपेसिटी है पहले वाले की बजाय ज़्यादा होगी। तो वही यहाँ पे इंक्लूड होगा क्या, कि जब जो भी हमने एलिमेंट, जिस भी मेटल एलिमेंट का हमने साल्ट सॉल्यूशन लिया है उसमें हम उससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डालेंगे तो वो पहले वाले लो रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल से समझो, मान लिया मैंने इसमें CuSO4 का सॉल्यूशन लिया है, किसका, कॉपर सल्फेट का, और अब मैंने इसमें डाल दिया जिंक। तो जो कॉपर होता है वो अपना जिंक की बजाय लेस रिएक्टिव होता है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से निकाल देगा और खुद इसके साथ लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस में Cu। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि व्हेन ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड from its salt solution by a more reactive element, जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट तभी, किसी भी चीज़ की हमने डिस्प्लेसमेंट करनी है तो वो तभी करते हैं जब उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें मिल जाए। सॉल्यूशन बाय ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसका, हमने लिया कि कॉपर सल्फेट, हमने इसमें डाला जिंक। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट, कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होना है लेकिन डबल। अब यहाँ पे जो आयंस है वो सिंगल का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, मतलब ये जो सल्फेट आयन है इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसके साथ चला गया। लेकिन अब क्या होगा, नेक्स्ट में दोनों के पास ही आयंस होंगे और इस वाला आयन इसके पास ट्रांसफर होगा और इस वाला आयन इसके पास ट्रांसफर होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या, कि मान लिया मैंने, देखो ये ले लिया AB प्लस में CD, ये दोनों आयंस है, ये दोनों है मेटल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि A तो किसके साथ जाएगा, D वाले आयन के साथ, और जो C है वो B वाले आयंस के साथ। ये हमने आयंस माने हैं। तो ये होगा क्या कि A वाला जो आयन वो D के साथ और D वाला आयन C के साथ। तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ से कि व्हेन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। देन इट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका हमें एग्जाम्पल लिखना हो तो क्या है, Na2
SO4 सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड। क्या? सोडियम सल्फेट और है बैरियम क्लोराइड। तो डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे तो कैसे होगा कि ये वाला इसमें ये आयन्स है, इसमें ये आयन्स है, तो ये आयन्स तो आपस में, मतलब ये वाले आयन्स आपस में और ये वाले आयन्स आपस में, तो क्या हो जाएगा NaCl प्लस में BaSO4। अब Na भी यहाँ पे 2 है और Cl भी यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा अपना सोडियम क्लोराइड और ये हो जाएगा अपना बैरियम सल्फेट। तो इसको हम बोलते हैं क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि जब क्या हो अपने रिएक्टेंट के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो, देन इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो इनकी बहुत सी डेफिनेशंस हो सकती हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, तो वन बाय वन अब हम इनको देखेंगे। एग्जाम्पल्स के साथ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन और यहाँ पे हम लिखते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन की सबसे फर्स्ट डेफिनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, जैसे मैंने इसका सिंपल एग्जांपल लिया C+O2, तो कैसे होया? CO2। तो इस कार्बन पहले क्या था? सिंगल था, इसने ऑक्सीजन को गेन किया, तो ये क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल में सेकंड इसमें क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे CO2 था, इसका जस्ट अपोजिट हमने C+O2, ये एग्जाम्पल के लिए है बस, कि पहले इसके पास ऑक्सीजन था लेकिन बाद में इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ से ऑक्सीजन हटा दी, तो ये क्या हो जाएगा? इसका रिडक्शन। सेकंड एग्जाम्पल इसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि या तो ऑक्सीजन को ऐड कर दो या तो हाइड्रोजन को हटा दो, तो वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब इसमें भी क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हमने हाइड्रोजन का एडिशन किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और थर्ड इसकी एक ऐसी डेफिनेशन होती है क्या? जब हम इलेक्ट्रॉन्स को हटाते हैं, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे Na था अपना, वो किस में चेंज होता है? Na+ में, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। कैसे? कि अपना Cl था वो बाद में किस में चेंज हो गया? Cl- में। तो ये होते हैं अपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के एग्जाम्पल। अब देखो ऐसे भी सब्सटेंस हो सकते हैं जिनमें ऐसी इक्वेशंस जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या आएगा अब? रिडॉक्स रिएक्शन, कि व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन ए रिएक्शन। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली in a given reaction, then this reaction is called redox reaction। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे हमने लिया यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और इसमें हमने हाइड्रोजन को डाला, तो यहाँ पे हमें कॉपर मिलेगा और यहाँ पे H2O। तो यहाँ से देखो कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन थी लेकिन अब कॉपर है, तो इसके पास क्या हो गया? रिडक्शन, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट गई है। अब जो ये अपनी हाइड्रोजन है इसने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो सेम रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंबाइनली हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। अब अपना जो एक टॉपिक है कौन सा? कोरोजन एंड देन डेंसिटी, उसके बाद जो अपनी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब क्या है अपना? कोरोजन। जैसे हमने कोई भी नया आयरन का पार्टिकल लिया, तो कुछ टाइम बाद हम उसको 5, 7, 10, 20 साल बाद जब उसकी देखभाल अच्छे से ना हो, तो उस पर हमें
रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स दिखते हैं वो किसके होते हैं, जंग। हम बोलते हैं ना कि आयरन गेट्स कोरोइडेड, कि उस पर जंग लग गया, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि व्हेन एनी सबस्टांस लूजेज इट्स आइडेंटिटी, कि उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी, आइडेंटिटी ड्यू टू, या तो वो मॉइस्चर की वजह से हो सकता है, या तो वो टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, किसी भी चीज़ की वजह से वो हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। एग्जाम्पल के लिए कि हम जब आयरन का पार्टिकल्स लेते हैं, आयरन शाइनिंग होती है पहले आयरन में, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें क्या दिखती है उस पर, रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो अपना आयरन है वो क्या हो गया, कोरोइडेड हो गया। ठीक है, तो ये क्या होती है अपनी कोरोजन। अब इसके लिए 2 मेथड्स होते हैं जिनसे हम इसको बचा सकते हैं। फर्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि हम जो अपना आयरन होता है उस पर क्या करेंगे, एक जिंक की लेयर चढ़ा देंगे, जिससे जो भी अपनी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होगी वो एकदम से डायरेक्टली उसके साथ कंबाइन नहीं हो पाएगी, इसीलिए क्या होगा, हम उस पर क्या करेंगे, जिंक की लेयर चढ़ाएंगे। सेकंड क्या है, एलोइंग। एलोइंग क्या होता है, एलोइंग में हम एक मेटल या मेटल का भी मिक्सचर ले सकते हैं, एक मेटल नॉन मेटल का भी मिक्सचर ले सकते हैं, या नॉन मेटल भी हो सकती है। तो इसमें एलोइंग से क्या होगा कि जो एक तो सिंपल हमने मेटल ली है जो उसकी एबिलिटीज होंगी, और एक हमने 2 मेटल्स का एलोय लिया है, तो उसकी पहले की बजाय जो उसका लाइफ टाइम है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था अपना कोरोजन। अब डेंसिटी क्या होता है, जब हम अपने जो फूड्स होते हैं उनमें फैटी एसिड्स होते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपना जो खाना है वो क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है, बेकार हो जाता है, रेंसिडिटी, और उसको हम एक लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते। कि व्हेन फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन फूड combines with oxygen प्रेजेंट इन एयर, कि जब वो ऑक्सीजन के साथ जो अपनी एयर में ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन भी लिख सकते हो या रिएक्ट भी लिख सकते हो, प्रेजेंट इन एयर दे गेट्स ऑक्सीडाइज, तो वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से विच मेक्स आवर फूड रेंसिड, तो इसकी वजह से जो अपना फूड है वो बेकार हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। अब इसके प्रिवेंटेशन की क्या क्या है, फर्स्ट क्या होता है कि हम ऐसे कंटेनर में अपना जो खाना है वो डाल दें जिनमें हवाई ना हो, बाय यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स, कि जिसमें से हवा की पासिंग ना हो। या सेकंड हमने देखा कि जो भी अपने चिप्स होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस। एग्जाम्पल है ये, ऐसे अलग अलग जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें हम अलग अलग मटेरियल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपना ये लेसन है 1 वो कंप्लीट होता है। होप आपको समझ आया होगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ साथ जो अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी कंप्लीट हो चुका है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी कंप्लीट हो चुका है, आप चाहें तो वो भी चैनल पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।